गुड मॉर्निंग। देखिए, हम लोगों ने अभी कल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पूरा कंप्लीट किया है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके द्वारा हम लोग आगे ऑप्टिक्स को अच्छी तरह समझ पाएंगे। क्योंकि ऑप्टिक्स जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का ही एक छोटा सा पार्ट विजिबल वेव है, जिसकी विजिबल वेव के बारे में ही हम लोग पढ़ते हैं पूरे ऑप्टिक्स में। ऑप्टिक्स में और कुछ नहीं है। ऑप्टिक्स में अगर हम पढ़ते हैं तो विजिबल वेव के बारे में पढ़ते हैं, जिसे हम लोग लाइट कहते हैं। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़े हैं, सभी टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक एक चीज़ पढ़े हैं, कौन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे उत्पन्न हुआ, कौन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे डेवलप किया गया, ये सारी बात हम लोग पढ़े हैं। उसका प्रॉपर्टीज पढ़े हैं, उसका यूजेज पढ़े हैं, सारे चीज़ पढ़े हैं। एनसीईआरटी प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए हैं आप, टेस्ट दे दिए हैं, सारा चीज़ हो गया है। कल जो टेस्ट हुआ उसके बारे में कुछ बता दूं। कल जो टेस्ट हुआ है उसका जो रिजल्ट है आपको एक दो दिनों में मिलेगा, क्योंकि सभी स्टूडेंट का पूरा जो है कॉपी टोटल 1 से लेकर के लास्ट तक का क्वेश्चन जांचना होता है। उसमें कौन क्या सही है उस सभी को जांचना होगा, और जांच एक दो दिनों में पूरा होगा। उसके बाद हम रिजल्ट आपको सुनाएंगे। उसमें हो सकता है कि ऑप्शन जो दिया गया है उसमें से क्या किसका सही ऑप्शन है, वो ऑप्शन उस रिजल्ट के समय ही आपको हम पूरा 1 से लेकर के जितना 20 तक क्वेश्चन है उस सभी का एक्सप्लेनेशन और करेक्ट आंसर भी बताएंगे। अब देखिए, अब ये समझना है हम लोगों को कि आज हम लोग अब न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, और ये न्यू चैप्टर का नाम है ऑप्टिक्स। आज हम लोग ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे, और ये ऑप्टिक्स जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, अब इसमें हम लोगों को बहुत कुछ समझना है। और ये एक लंबा चैप्टर है, इसमें कई मंथ लग सकता है। इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है एक छोटा चैप्टर था, और वो कंप्लीट हो गया है सिलेबस के आधार पर। वो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर था और उसको आपने फॉलो कर लिया है। उसको अब रिवाइज करते रहना है, उसका बीच बीच में हम टेस्ट लेते रहेंगे और उसका क्वेश्चन भी पूछते रहेंगे। अब ये समझना है हम लोगों को कि आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑप्टिक्स, इसके बारे में अब हम लोगों को आगे बढ़ना है। देखिए, देखिए भाई, ऑप्टिक्स जो है इसमें सबसे पहली बात है कि हम लोगों को याद रखना चाहिए कि कोई भी चीज़ आप जब पढ़ते हैं, कोई भी काम जब आप करते हैं, अगर वो काम मन से लगन से किया गया हो तो वो सफल होता है। अगर हम पढ़ाई भी मन से करते हैं तो हमें अच्छी तरह से समझ में भी आता है और लंबे समय तक याद रह जाता है। तो सबसे पहली बात है कि मन शांत करके पढ़ाई करना। अगर मन शांत हो तो रुचि के साथ, इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई करना। अगर इंटरेस्ट है, पढ़ने में मन लग रहा है, तो फिर सब कुछ समझ में आ जाता है। कुछ स्टूडेंट आपने देखा होगा कहते हैं कि ये नहीं समझ पाए। ये नहीं समझ पाए इसका मतलब है कि उस स्टूडेंट ने पार्टिकुलरली उस टाइम पर मन नहीं लगाया उस चीज़ों को समझने के लिए। अगर आप मन से किसी पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे, आप जरूर हर पॉइंट समझ जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं समझने लायक है। तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे आप सभी तमाम स्टूडेंट का कि ऑप्टिक्स में सबसे पहले इंटरेस्ट बनाइए। इंटरेस्ट, अगर खाना ही खा रहे हैं, अगर रुचि के साथ खाना खाते हैं तो फायदाकारी है। कोई भी काम, गाना ही अगर मन से गा रहे हैं तो वो भी फायदाकारी, अच्छा गाना निकलेगा, आवाज़ मधुर निकलेगा। कोई भी काम अगर मन से करते हैं तो अच्छा होता है। तो पढ़ाई भी रुचि के साथ, इंटरेस्ट के साथ करना चाहिए। तो प्रश्न यह है कि इंटरेस्ट जगेगा कैसे? हाउ कैन वी डेवलप द इंटरेस्ट? इंटरेस्ट हम लोग कैसे डेवलप करेंगे? तो इंटरेस्ट देखिए अपनी इच्छा और जिज्ञासा से बनाया जाता है। तो सबसे पहले ऑप्टिक्स में इंटरेस्ट जगाने के लिए हम आपको बताने जा रहे हैं सीवी रमन के बारे में। सीवी रमन, सीवी रमन एक ऐसे वैज्ञानिक जिसको इंडिया में सबसे पहले साइंस के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया। और ये हैं आपके सामने, ये हैं
सीवी रमन साहब। सीवी रमन, सीवी रमन इंडिया के वैज्ञानिक जिसको विज्ञान के क्षेत्र में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला और वो फिजिक्स में मिला। और ये एक एक चीज़ इसके बारे में बताएंगे। पहले मैं ये चाह रहा हूँ कि आप पहले अपना इंटरेस्ट बनाइए, पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट बनाइए। बहुत सारे तत्व हैं जो आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे, उससे आपको हमेशा सावधान रहते हुए अपना इंटरेस्ट बनाइए। देखिए, तो गौर कीजिए, यहाँ पर यह है सीवी रमन। और सीवी रमन के बारे में अगर आप सुनेंगे तो सरेंडर ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिस इन फेवर ऑफ परस्यूट ऑफ नॉलेज, इसका हिंदी है ज्ञान की खोज में सरकारी पद का त्याग। अभी अधिकांश आप जो पढ़ाई करते हैं, अधिकांश में 90% या 95 भी कह सकते हैं स्टूडेंट ऐसे ही हैं जो सर्विस के लिए पढ़ते हैं कि भाई पढ़ लिख लिए, अच्छा जॉब पकड़ लेंगे तो अपना लाइफ आराम से चलेगा। लेकिन सीवी रमन एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिसको इंडिया लेवल का भी एक जॉब मिला था, लेकिन एक अच्छा जॉब उनको कलकत्ता में हुआ, लेकिन फिर भी उस जॉब को उन्होंने ज्ञान के लिए छोड़ दिया और वो ज्ञान हासिल करने के लिए, प्रयोग करने के लिए वो स्टार्ट कर दिए। अब सीवी रमन के बारे में अगर आपको आगे बताएं तो आप पहली बात सोच लीजिए, अधिकांश स्टूडेंट अभी जो आप ही पढ़ाई करना शुरू करते हैं तो आप सोचते हैं कि पूछते हैं स्टूडेंट कि भाई कौन सा सब क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। देख लीजिए मानसिकता कहाँ से बदल रहा है। कौन सा एग्जाम में आने वाला है वही तो पढ़ना है, बाकी जो एग्जाम में नहीं आएगा अगर वो इम्पोर्टेंट हो, अच्छो है तो नहीं पढ़ना है। तो इस तरह से आप अपने ज्ञान को बना नहीं सकते। अगर आप अच्छा ज्ञान डेवलप करना चाहते हैं तो आपको किसी भी चैप्टर का एक एक पॉइंट पढ़ना होगा, एक एक पॉइंट को अच्छी तरह पढ़ना होगा। और अगर एक एक पॉइंट आप अच्छी तरह पढ़ते हैं तो आपको ज्ञान हो जाएगा। आपको जब ज्ञान हो जाएगा तो फिर सर्विस आपके कदमों में होगा। सर्विस फिर कुछ नहीं है, क्योंकि जब ज्ञान हो जाएगा एग्जाम में बैठिएगा, कंपटीशन में आराम से compete कर जाइए और आराम से compete कर जाइएगा तो एग्जाम पर सर्विस तो हो ही जाएगा। इसलिए सर्विस के पीछे नहीं भागना है, भागना है किसके पीछे? ज्ञान के पीछे। अगर ज्ञान हो गया तो सर्विस अपने होगा, लेकिन अगर सर्विस के पीछे भागे, ज्ञान नहीं हुआ तो ज्ञान भी नहीं होगा, सर्विस भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इसलिए ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्ञान की खोज के लिए सरकारी पद का त्याग। तो गवर्नमेंट का जॉब, आजकल आदमी चपरासी का भी नौकरी खोजता है, स्वीपरों का नौकरी खोजता है, ग्रुप डी का रेलवे में निकलता है हजारों हजार, इंजीनियर का डिग्री लेकर के ग्रुप डी का फॉर्म भरता है। स्थिति बता रहे ऐसी स्थिति है। तो क्यों है? क्योंकि आप में अपना जो है इंटेलिजेंसी का आप उपयोग नहीं करना चाहते हैं। इसलिए आप सरकारी नौकरी, जो छोटा से छोटा है, झाड़ू लगाने वाला भी सरकारी नौकरी हो जाए तो कहते हैं बड़ा सुखी है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको ज्ञान बनाना है सबसे पहले। और अगर ज्ञान बन गया, सीवी रमन वैज्ञानिक का यही कहना था, यही सोच था। इसलिए आज हम इसी सोच के साथ ऑप्टिक्स स्टार्ट कर रहे हैं कि आपको हमेशा मन में ये सोच के पढ़ना है कि हमको सीखना है। एक छोटी सी उदाहरण एस.सी. वर्मा साहब के बारे में भी आपको कहना चाहेंगे यहाँ पर। एस.सी. वर्मा वैज्ञानिक, एस.सी. वर्मा जो राइटर हैं, उन्होंने भी यही सोचा, उन्होंने भी यही कहा। उनकी जीवनी में भी उन्होंने कहा कि सीवी रमन के सिद्धांत से वो भी बहुत प्रभावित थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने नौकरी तो किया, लेकिन हमेशा स्टूडेंट को यही शिक्षा दिया कि देखो एग्ज़ाम आईआईटी के लिए, नीट के लिए, जी मेंस के लिए तैयारी नहीं करने की ज़रूरत है। आपको फिजिक्स की तैयारी करना है, आपको फिजिक्स सीखना है, आपको केमिस्ट्री सीखना है, आपको मैथ सीखना है। सीखने के उद्देश्य से अगर पढ़ते हैं तो आपका जी मेंस नीट सब हो जाता है। इसलिए आपको सीखने के उद्देश्य से पढ़ना है। तो यहाँ पर यही है कि ज्ञान की खोज के लिए सरकारी पद का त्याग। अब चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और इसमें आते हैं, अब दूसरे पेज पर आते हैं। देखिए दूसरा पेज क्या कहता है। दूसरा पेज में यहाँ पर जो कहा गया है, इनके जीवनी के बारे में ही कुछ चीज़ें हैं। इसमें है, इनका पूरा नाम है चंद्रशेखर वेंकट रमन। चंद्रशेखर वेंकट रमन इनका पूरा नाम है। चंद्रशेखर वेंकट रमन इनका पूरा नाम है। और ये चंद्रशेखर वेंकट रमन जो थे, इन्हीं को हम लोग शॉर्ट में सीवी रमन कहते हैं। इन्हीं को शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं? सीवी रमन। इन्हीं को सीवी रमन बोलते हैं। देखिए भाई, अब यहाँ से सीवी रमन साहब को नोबेल प्राइज कब मिला? ये सब क्वेश्चन आपको जीएस, आप जितना एग्जाम 12 के बाद देंगे जनरल कंपटीशन, उसमें जीके और जीएस दोनों इंपॉर्टेंट है। तो जीएस में हमेशा ही आता है
नोबेल प्राइज सीवी रमन को कब मिला? 1930 में मिला। किस क्षेत्र में मिला? फिजिक्स के क्षेत्र में मिला। तो 1930 में सीवी रमन को नोबेल प्राइज दिया गया, 1930 में। आगे है भारत रत्न। सीवी रमन एक ऐसे वैज्ञानिक रहे जिनको भारत रत्न की भी उपाधि दी गई, और भारत रत्न की उपाधि उन्हें कब दी गई? 1954 ईस्वी में। तो सीवी रमन को भारत रत्न की उपाधि 1954 ईस्वी में दी गई। याद रखिए, इन्होंने ज्ञान के लिए ये सरकारी पदों का त्याग कर दिया, तभी ये यहाँ तक नोबेल प्राइज और भारत रत्न उनको मिल पाया, है ना। अगर उदाहरण की बात करें, आप अगर तेंदुलकर की बात करेंगे क्रिकेट का, तो क्रिकेट के तेंदुलकर को भी भगवान कहा जाता है, उनको भी भारत रत्न मिला है। मतलब बिस्मिल्लाह खां बांसुरी बजाया करते थे, लेकिन उनको भी भारत रत्न मिला। तो मतलब क्या? मतलब अगर आप मन और कर्म के साथ कोई भी काम करते हैं तो आप बहुत ऊपर तक पहुंचते हैं। तो मन और कर्म सबसे बड़ा चीज है। तो देखिए, तो यहाँ पर भारत रत्न हमें कब मिला? 1954 में मिला। उसके बाद लेनिन पीस प्राइज, जो कि विश्व लेवल का, वर्ल्ड लेवल का एक बहुत अच्छा प्राइज माना जाता है, वो उन्हें 1957 ईस्वी में मिला, लेनिन पीस प्राइज। इनका खोज क्या था, इनका डेमोन्स्ट्रेशन क्या था? डेमोन्स्ट्रेशन इसका था रमन्स इफेक्ट, जो कि 28 फरवरी 1928 को दिया गया। इनका खोज 28 फरवरी 1928 को इन्होंने अपना पेपर जो था स्कैटरिंग ऑफ लाइट से संबंधित, वो पेपर इन्होंने सबमिट किया, और वो पेपर, उसी पेपर के लिए उन्हें 1923 में नोबेल प्राइज दिया गया। ये रमन इफेक्ट कब आया? 28 फरवरी 1928 को। आगे देखिए, आगे है इनका जन्म जो है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म तिरुचिरापल्ली में हुआ था, और ये कब हुआ था? 7 नवंबर 1888 को हुआ था। अब ये सीवी रमन की जीवनी अभी हम हल्का संक्षेप में आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ऑप्टिक्स से संबंधित है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए सीवी रमन को नोबेल प्राइज दिया गया है, जिसको बाद में रमन इफेक्ट कहा गया। इसीलिए हम ऑप्टिक्स स्टार्ट करते समय ये बात आपको बता रहे हैं, ताकि आपका ऑप्टिक्स पढ़ने में रुचि हो, इंटरेस्ट हो। अगर इंटरेस्ट हो गया तो फिर इसमें बहुत कुछ आप आराम से समझ लेंगे। आगे है, इनकी मृत्यु मृत्यु कब हुई? 21 नवंबर 1970 को हुई। और इसके बीच वो कहाँ काम करते रहे? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, IIS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो कि बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर इन्होंने बहुत दिन तक अपनी सेवाएं दी। बाद में नोबेल प्राइज मिलने के बाद, उसके बाद रमन्स रिसर्च इंस्टीट्यूट बंगलोर में है, और वहीं बंगलोर में जो है इन्होंने अपनी जो है पूरा जिंदगी उन्होंने वहीं बिताए। वहाँ पे रमन वैज्ञानिक, सीवी रमन वैज्ञानिक का एक लैब भी है। अगर आप बंगलोर जाने का आपको मौका मिलता है तो आप सीवी रमन का वो लैब देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने अपना बहुत सारे रिसर्च किए, बहुत सारे सिद्धांत वहाँ पर उन्होंने पुटअप किए। वो प्रयोग करके आप वहाँ पर जा करके देख सकते हैं उन्होंने कैसे किया, वहाँ कहाँ रहते थे, कैसे जीते थे, वो सारी बात भी आप बंगलोर में जाकर देख सकते हैं। और अंतिम जो 1970 में उनकी मृत्यु बंगलोर में ही हुई थी। तो ये था सीवी रमन के बारे में संक्षिप्त जानकारी, और आपको मैंने इसलिए बताया क्योंकि सीवी रमन एक महान वैज्ञानिकों की श्रेणी में है। वो हम लोगों के देश के हैं, इंडिया के हैं। फिजिक्स के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में भारत को सबसे पहला नोबेल प्राइज इनको ही मिला था। सीवी रमन को विदेशों में भी बहुत सारा ऑफर था, लेकिन वो विदेश नहीं गए। बहुत बड़े बड़े पैसे पर इनको दूसरी जगह बुलाया जा रहा था, लेकिन ये नहीं गए क्योंकि ये अपना देश का मान बढ़ाना चाहते थे, और इनको जो इन्होंने जो है वो कर दिखाया। इसलिए अगर जज्बा और जुनून आपके मन में है कुछ करने का, आप छोटे से गांव, छोटे से कस्बे से निकल कर आप बाहर आते हैं, छोटे से शहर में आते हैं, फिर बड़ी जगह पहुंचते हैं। इसलिए आपके मन में जोश और जुनून होना चाहिए, और सच्ची ईमानदारी के साथ, रुचि के साथ पढ़ाई करनी चाहिए। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्टूडेंट को ये बात जरूर समझ में आ गया होगा कि अगर पढ़ाई करना है तो ज्ञान हासिल के लिए करना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू या सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान में नहीं रखना है। ज्ञान हासिल करने के लिए पढ़ाई करना है, और अगर ज्ञान हो गया तो सर्विस कुछ भी नहीं है आपके पास, तुरंत सर्विस हो जाएगा। इसलिए चलिए आगे अब बढ़ते हैं हम लोग, और अब हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट होता है और स्टार्ट होता है ऑप्टिक्स। देखिए भाई, यही है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स अब आपके सामने है, और ये पॉइंट आज स्टार्ट हो रहा है। ऑप्टिक्स
मुझे उम्मीद है आप सभी तमाम स्टूडेंट जो भी क्लास लाइव कर रहे हैं आज के बाद से अपना इंटरेस्ट जगा लेंगे पढ़ाई के प्रति और मन से केवल पढ़ाई करेंगे। देखिए यहाँ पे है द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of nature, production or propagation of light is called optics। इसका हिंदी हम यहाँ पर लिख रहे हैं। देखिए इसका हिंदी क्या है। भौतिकी का वह शाखा भौतिकी का वह शाखा जो भौतिकी का वह शाखा जो 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 प्रकृति के अध्ययन भौतिकी का वह शाखा जो प्रकृति के अध्ययन द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals the study of nature, production और propagation of light। भौतिकी का वह शाखा जो प्रकृति के अध्ययन के रूप में प्रकाश के प्रकृति उत्पत्ति संचरण इत्यादि के बारे में वर्णन करता है उसे प्रकाशिकी कहा जाता है। चलिए भाई नोट कीजिए, प्रकाशिकी का इंग्लिश और हिंदी में डिफिनेशन लिखा हुआ है, उसके बाद आप सभी को समझाएंगे। यस अरुण कुमार, डेफिनेशन को एक्सप्लेन भी किया जाएगा, आप ध्यान से बस मन शांत करके पढ़ते चलिए, एक एक चीज़ बताया जाएगा। एक चीज़ आपने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कोई भी बुक आप उल्टा लीजिए, जितने भी बुक मार्केट में उपलब्ध है कोई भी बुक, उसमें से एक भी पॉइंट ऐसा नहीं मिलेगा जो छूटा हुआ है। सब पॉइंट डील किए हैं, टोटल पॉइंट डील किए हैं A to Z जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक चैप्टर जो पूछे पूरा हुआ उसको आप एक एक पॉइंट मार्केट में जितनी बुक है आप उल्टाइए, सारा पॉइंट आपको मिलेगा कि एकदम स्पष्ट पढ़ाया हुआ है। उसी तरह ऑप्टिक्स में भी सारा पॉइंट हम डील करेंगे, एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा। देखिए आगे चलते हैं हम लोग और आगे अब बढ़ते हैं। देखिए तो यहाँ पर है द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी, भौतिकी का वह शाखा जो प्रकृति के अध्ययन के रूप में, क्योंकि भौतिकी फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, प्रकृति और इसकी घटनाएं, जो प्रकृति के अध्ययन के रूप में प्रकाश के प्रकृति, उत्पत्ति, संचरण इत्यादि के बारे में वर्णन करता है, उसे प्रकाशिकी कहा जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशिकी कहते हैं। अब प्रश्न ये है कि ऑप्टिक्स में हम लोग मुख्य रूप से तब क्या पढ़ते हैं, लाइट के बारे में पढ़ते हैं। अब चलिए ये पॉइंट आपका समझ में आ गया। तो प्रकाशिकी क्या है, एक ऐसा पार्ट है फिजिक्स का जिसमें हम लोग प्रकाश के उत्पत्ति, संचरण, प्रकृति इत्यादि के बारे में पढ़ते हैं, उसे प्रकाशिकी कहा जाता है। यहाँ देखिए इस फिगर को देखिए आप, ये जो फिगर है यहाँ पे क्या है, कैंडल जल रहा है, यहाँ से जो लाइट आया यहाँ से मूव कर रहा है और ये इस पर पड़ रहा है और ये यहाँ पे डिविएट हो रहा है। इसका मतलब है कि प्रकाश की बहुत सारी घटनाएं हैं। प्रकाश में परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, वर्ण विक्षेपण होता है, व्यतिकरण होता है, ध्रुवीकरण होता है, बहुत सारी घटनाएं हैं। इसमें यहाँ पर बहुत सी चीजें हो रही है। प्रकाश यहाँ पे विवर्तित हो रही है बाधा से टकराकर, प्रकाश यहाँ पे
निकलने के बाद अलग अलग रूपों में बढ़ रहा है, और प्रकाश के विभिन्न चीज़ों के बारे में हम लोग जहाँ पढ़ते हैं फिजिक्स के जिस पार्ट में, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिक्स कहते हैं। ये था ऑप्टिक्स क्या है। अब आगे आगे देखिए, आगे इसमें अब ये हम लोगों को पढ़ना है पार्ट्स ऑफ ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स कितने प्रकार का होता है, आगे है पार्ट्स ऑफ ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स कितने प्रकार का होता है, अब इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। देखिए भाई, आगे है आपका पार्ट ऑफ ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स कितने प्रकार का होता है। देखिए ऑप्टिक्स में जो है कई प्रकार होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर सामने है रे ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी इसको कहा जाता है। तो ऑप्टिक्स पहला नंबर क्या है, रे ऑप्टिक्स, इसको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर हिंदी इसका है किरण किरण प्रकाशिकी, किरण प्रकाशिकी या ज्यामितिक ज्यामितिक प्रकाशिकी, किरण प्रकाशिकी या ज्यामितिक प्रकाशिकी, इसको दोनों कह सकते हैं। तो ऑप्टिक्स का कई पार्ट होता है, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, क्वांटम ऑप्टिक्स, फिजियोलॉजिकल ऑप्टिक्स, बहुत तरह का ऑप्टिक्स होता है। तो देखिए यहाँ पर पहला है आपका रे ऑप्टिक्स, इसको हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं। इट इज द स्टडी ऑफ लाइट विच बेस्ड अपॉन द कंसेप्ट ऑफ रे। इसका हिंदी हुआ यह 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 प्रकाश यह प्रकाश के उन उन सिद्धांतों, या ऐसे भी लिख सकते हैं, यह प्रकाश के उन स्थितियों का अध्ययन बताता है जो इसके किरण के अवधारणाओं पर आधारित हो। तो पहले कहो तो बैठो। देखो भाई, यह प्रकाश के उन स्थितियों का अध्ययन करता बताता है जो इसके किरण के अवधारणाओं पर आधारित हो। कीजिए, यानी रे ऑप्टिक्स में हम लोग वो चीज पढ़ते हैं जो प्रकाश के किरण के सिद्धांत पर आधारित हो। तो प्रकाश के किरण के सिद्धांत पर जो आधारित है उसे हम लोग रे ऑप्टिक्स कहते हैं। इट इज कॉल्ड रे ऑप्टिक्स, इसे ही रे ऑप्टिक्स कहा जाता है। अब देखिए, अब यहाँ पे समझना है कि रे ऑप्टिक्स में हम लोग और किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, अब ये समझना है हम लोगों को। ये तो लिख लिया है ना आप लोग। देखिए भाई, अब इसमें ये समझना है रे ऑप्टिक्स का एग्जाम्पल एग्जाम्पल एग्जाम्पल्स ऑफ रे ऑप्टिक्स। ध्यान से समझना है, एक एक चीज समझाएंगे, बस केवल अपना धैर्य को बना के रखना है। एग्जाम्पल्स ऑफ रे ऑप्टिक्स, एग्जाम्पल्स ऑफ रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स का बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग कह सकते हैं रिफ्लैक्शन, ए नंबर में है रिफ्लैक्शन, हिंदी होता है परावर्तन। देखिए भाई, अगर कोई यहाँ पर एक प्लेट है, या कोई एक बॉडी है, या कोई एक प्लेन सरफेस है, कोई एक मिरर है, ये एक मिरर है मान लें, और इस पर जैसे ही प्रकाश यहाँ पर पड़ा
ये प्रकाश रिफ्लेक्ट हो गया। इसको क्या कहेंगे आप? रिफ्लेक्शन। ये प्रकाश आया, रिफ्लेक्ट हो गया। बाकी अभी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पॉइंट आएगा, अभी केवल एग्जांपल है कि रे ऑप्टिक्स में हम लोग प्रकाश के किरण के बारे में पढ़ते हैं। लाइट आया, रे और रिफ्लेक्ट हो गया, तो रे के बारे में पढ़ते हैं और ये रे आया और रिफ्लेक्ट हो गया, इसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसी में हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश के रिफ्रैक्शन के बारे में। रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं। इसको हम लोग हिंदी में अपवर्तन कहते हैं। तो अपवर्तन जो है ये भी रे ऑप्टिक्स का ही एक घटना है। अपवर्तन जो है ये भी रे ऑप्टिक्स का ही घटना है। तो यहाँ पर अपवर्तन में क्या होता है? अपवर्तन में होता यह है कि अगर यहाँ पर कोई एक मीडियम है और इस मीडियम में यहाँ से अगर हम लोग लाइट दिए हैं तो लाइट इधर आकर इधर पार हो गया, इसको हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं। इट इज द रिफ्रैक्शन, ये रिफ्रैक्शन है। इसके बारे में भी हम लोग रे ऑप्टिक्स में ही पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है? एक रे है और ये रे आया और रिफ्रैक्ट कर गया, एक मीडियम से दूसरे में चला गया, और इस प्रकार की घटना को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन कहते हैं। रिफ्रैक्शन क्या है पूरा डिटेल से आएगा आगे, अभी केवल एग्जाम्पल्स चल रहा है रे ऑप्टिक्स का। आगे देखिए, आगे आगे यहाँ पर है, जैसे कि हम लोग मान लेते हैं सी नंबर, डिस्पर्सन। डिस्पर्सन, डिस्पर्सन का मतलब होता है वर्ण विक्षेपण। डिस्पर्सन का मतलब होता है वर्ण विक्षेपण। ये वर्ण विक्षेपण क्या है? वर्ण विक्षेपण है कि अगर ये एक प्रिज्म है और इस प्रिज्म से अगर ये लाइट को दिया गया, ये लाइट कई रंगों में टूट जाता है, और इस प्रकार के घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्पर्सन बोलते हैं। तो लाइट ये कई रंगों में टूट जाता है और इस प्रकार के घटना को क्या कहते हैं? डिस्पर्सन कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि चाहे वो परावर्तन का मामला हो, चाहे वो अपवर्तन का मामला हो, चाहे वर्ण विक्षेपण का मामला हो, सब में प्रकाश का किरण का घटना हो रहा है। और प्रकाश के किरण की घटना के कारण इसे हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? रे ऑप्टिक्स में। इसे हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? रे ऑप्टिक्स में। तो अब यहाँ पर रे ऑप्टिक्स में से हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, अब यहाँ पर पीछे कौन कौन स्टूडेंट ध्यान दे करके पढ़ रहे हैं, चलिए जरा सा बताइए। एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सीवी रमन वैज्ञानिक, सीवी रमन वैज्ञानिक अंतिम समय तक कहाँ पर रहे? इंडिया के किस शहर में सीवी रमन वैज्ञानिक अंतिम समय तक रहे? चलिए जवाब दीजिए, कौन स्टूडेंट कितना ध्यान को केंद्रित किए हैं? सीवी रमन वैज्ञानिक अंतिम समय तक इंडिया के किस शहर में रहे? दीक्षा भारती साइन कन्वेंशन रूल अभी आगे है, अभी जो पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान से पढ़िए। बंगलोर, रामूराज, बंगलोर, राज सिंह बंगलोर, वाह एकदम सही जवाब है। बंगलोर जिसने जवाब दिए हैं सही है। सीवी रमन वैज्ञानिक अंतिम समय तक बंगलोर में ही रहे। देखिए आप सबका ध्यान एकदम स्थिर है और स्थिर मन से आप सब पढ़ाई कर रहे हैं। थैंक यू। सब क्या प्रॉब्लम है देखिए, देखिए भाई, तो हम्म तो यहाँ पर चलिए, बंगलोर बहुतों का जवाब आ रहा है, सही जवाब है। चलिए भाई, कुछ स्टूडेंट आ गए थे कुछ जरूरी काम से, इसलिए मुझे उधर जाना पड़ा, कुछ काम था वहाँ पर और जरूरी। अब यहाँ पे गौर कीजिए, यहाँ पे है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन, ये सब प्रकाश की कैसी घटना है? हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? रे ऑप्टिक्स में। इसे हम लोग रे ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। तो रे ऑप्टिक्स, यहाँ पर देखिए एक प्रिज्म है, ये एक क्या है? प्रिज्म है, और इस प्रिज्म से प्रकाश का ये क्या चल रहा है? रे, रे ऑफ लाइट, ये रे ऑफ लाइट चल रहा है। और ये रे ऑफ लाइट
जैसे इस प्रिज्म पर पड़ा ये 7 रंगों में टूट गया, और इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन बोलते हैं। एक एक चीज पूरा फिगर के साथ पूरा कंसेप्ट क्लियर करते हुए बताएंगे। बस शुरू से केवल क्लास छूटे नहीं, एक भी पॉइंट छूटे नहीं, बस ज्ञान हासिल करने की कोशिश करना है। देखिए, तो रे ऑफ लाइट जैसे प्रिज्म पे पड़ा, यहाँ पे ये 7 रंगों में टूट गया, और इसी घटना को क्या बोलते हैं, कहाँ पढ़ेंगे, डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहाँ पढ़ेंगे, रे ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स एक ऐसा घटना है हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना फिजिक्स में, जिसमें हम लोग रे ऑप्टिक्स एक ऐसा ऐसा पार्ट है, एक ऐसा पार्ट है ऑप्टिक्स का, जिसमें हम लोग प्रकाश के किरण से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं। अब कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि इसका नाम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्यों पड़ गया, बताते हैं समझने। ये देखिए, प्रिज्म क्या है, ज्योमेट्री है। अगर हम बात करें, ये मिरर है, ये क्या है, ज्योमेट्रिकल डायग्राम है। अगर हम इस बड़ी कांच के प्लेट की बात करें, ये भी ज्योमेट्रिकल डायग्राम है। इसमें एक ज्योमेट्री हो रहा है, प्रकाश की किरण क्या है, रेखा है, एक लाइन है। ये कहाँ पढ़ते हैं, ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। इसलिए प्रकाश के किरण से संबंधित जितनी घटनाएं हम लोग पढ़ते हैं रे ऑप्टिक्स में, इसीलिए इसको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं, क्योंकि ये प्योर क्या है, ज्योमेट्री है। सो इट इज ऑल्सो नॉन एज ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो समझ में आ गया होगा कि रे ऑप्टिक्स ही ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी है। अब चलिए अगले नंबर पर हम लोग बढ़ते हैं, और अगला नंबर है हम लोगों का वेव ऑप्टिक्स। देखिए भाई, अब अगला नंबर क्या है, वेव ऑप्टिक्स। अब नेक्स्ट पॉइंट है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स किसे कहा जाता है, वेव ऑप्टिक्स का ही दूसरा नाम है फिजिकल। वेव ऑप्टिक्स का ही दूसरा नाम क्या है, फिजिकल ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स का ही दूसरा नाम है फिजिकल ऑप्टिक्स। तो देखिए, तो यहाँ पे गौर करना है, वेव ऑप्टिक्स को हम लोग फिजिकल ऑप्टिक्स कहते हैं। इसका अगर हिंदी कहें, इसका हिंदी है तरंग प्रकाशिकी। तरंग प्रकाशिकी, या या इसे या इसे हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक भौतिक प्रकाशिकी। तरंग प्रकाशिकी, या इसे भौतिक प्रकाशिकी भी कहा जाता है। तो देखिए भाई, तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये तरंग प्रकाशिकी को ही भौतिक प्रकाशिकी कहते हैं। वेव ऑप्टिक्स इज द फिजिकल ऑप्टिक्स। अब इसका हिंदी क्या होगा, इट इज द स्टडी ऑफ कंसेप्ट ऑफ वेव ऑफ लाइट, यानी यह प्रकाश के तरंग अवधारणा के अध्ययन के बारे में बताता है। देखिए भाई, वेव ऑप्टिक्स क्या है, ये प्रकाश के तरंग अवधारणा के अध्ययन के बारे में बताता है। मतलब हम लोग वेव ऑप्टिक्स में प्रकाश के तरंग की घटना का अध्ययन करेंगे, और रे ऑप्टिक्स में प्रकाश के किरण की घटना का अध्ययन करेंगे, और वेव ऑप्टिक्स में प्रकाश के तरंग की घटना का अध्ययन करेंगे। अब एग्जाम्पल देते हैं, गौर करना है। एग्जाम्पल ए नंबर में है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस का हिंदी होता है व्यतिकरण। इंटरफेरेंस का हिंदी क्या होता है, व्यतिकरण। तो व्यतिकरण को हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, वेव ऑप्टिक्स में। जब वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट होगा उसमें हम लोग व्यतिकरण पढ़ेंगे। अब आप समझ रहे होंगे कि व्यतिकरण क्या हुआ। यहाँ देखिए, ये जो डायग्राम हम दिखा रहे हैं, जिसमें कि प्रकाश का एक तरंग आ रहा है, और यहाँ से दो बाधाओं से गुजरा, ये प्रकाश का तरंग आपस में टकरा गया, और जब प्रकाश का तरंग आपस में टकरा गया, उसकी प्रकाश की तीव्रता महत्तम और न्यूनतम हो जाती है। प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं। तो यहाँ पर एक हम फिगर बना रहे हैं, गौर करना है। प्रकाश के तरंग का आपस में टकरा जाना, प्रकाश प्रकाश के तरंग का आपस में टकरा जाना ही क्या बताता है, वेव ऑप्टिक्स की घटना को दर्शाता है। ये एक हुआ, और एक यहाँ से जाएगा। तो पहले हम
इसको हम हटा रहे हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा कि एक ये स्लिट हो गया, ये स्लिट हो गया, ये दोनों स्लिट हो गया, लकड़ी का बना हुआ है, और यहाँ दो ठो छेद कर दिए। अब इसमें यहाँ पे जैसे ये प्रकाश एक और यहाँ पर है, इस जगह एक छेद है सिंगल, और यहाँ पर जो है इस जगह ये एक प्लेट है, इस प्लेट में एक छेद है, इस प्लेट में दो छेद है। अब यहाँ से जो आया प्रकाश का किरण आया, ये प्रकाश का किरण आया। अब इसमें क्या फैल गया, प्रकाश का तरंग फैल गया, ये प्रकाश का तरंग इसमें आपस में टकरा गया, और ये जो प्रकाश का तरंग आपस में टकरा गया, इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस कहते हैं। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस कहते हैं। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट प्रकाश का एक महत्वपूर्ण घटना है, लेकिन हम लोग इसको कब पढ़ेंगे, वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। तो प्रकाश का व्यतिकरण एक ऐसी घटना है जिसको हम लोग वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। तो वेव ऑप्टिक्स में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए नोट करते चलिए, जो ये फिगर नोट नहीं करना है, ये फिगर नोट करना है आपको। ऋतुराज, ये जो फिगर हम बना रहे हैं, इस फिगर को आप सब नोट कीजिए। आप सभी स्टूडेंट जो फिगर हम बनाते हैं उसको नोट कीजिए। ये फिगर केवल समझाने के लिए होता है, इस फिगर को आप नोट नहीं कर पाएंगे। आप इस फिगर को नोट कीजिए, इस फिगर को नहीं करना है। चलिए, तो ये था प्रकाश का व्यतिकरण। इसका दूसरा घटना आपको बताते हैं, नंबर बी। नंबर बी में है, बी नंबर, बी नंबर में है आपका, जैसे कि मान लीजिए पोलराइजेशन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। पोलराइजेशन ऑफ लाइट का हिंदी होता है प्रकाश का ध्रुवीकरण, प्रकाश का ध्रुवीकरण। तो देखिए भाई, तो हम लोग देख सकते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट, प्रकाश का ध्रुवीकरण। ये प्रकाश का ध्रुवीकरण क्या है, डिटेल से इस सब का जो डिटेल्स है हम लोग वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। अभी केवल आपको क्या दे रहे हैं, समरी। आपको माइंड में समझना है इसको क्या क्या हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं, उस चीज़ों को आपको समझना है। तो देखिए, तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैसे कि मान लेते हैं कि ये एक लाइट जा रहा है, सीधी रेखा में जाता है। अब यहाँ पे इस जगह लाइट का सोर्स है, यहाँ पे क्या है, लाइट का सोर्स है। और आगे ये जो लाइट जा रहा है इस तरह से, इस तरह से ये परपेंडिकुलर वाइब्रेशन करते हुए चलता है। प्रकाश के इसी घटना को प्रकाश का ध्रुवीकरण कहते हैं। इसको हम लोग वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। इसको हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, वेव ऑप्टिक्स में हम लोग इसको बहुत अच्छी तरह पढ़ेंगे। यही प्रकाश का ध्रुवीकरण को दर्शाता है। तो अभी आपके मन में अगर है पूरा इसके बारे में जानने का, तो अभी तुरंत इसके बारे में पूरा आप नहीं समझ सकते, क्योंकि ये चैप्टर है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। चैप्टर जब है तब समझ सकते हैं इसमें कितना सारा चीज़ होगा, एक एक चीज़ समझाएंगे, पोलराइजेशन कैसे होता है, कितने प्रकार का पोलराइजेशन होता है, किस चीज़ों से पोलराइज लाइट प्राप्त करते हैं, अनपोलराइज लाइट, बहुत सारा चीज़ है उसमें। तो पहले अभी शॉर्ट में समझा रहे हैं कि हम लोग वेव ऑप्टिक्स में क्या पढ़ेंगे। वेव ऑप्टिक्स में हम लोग पढ़ेंगे ऐसी चीज़ें जो कि प्रकाश के तरंग के अवधारणा पर आधारित हो। तो प्रकाश के तरंग के अवधारणा पे जो आधारित होता है उसे हम लोग वेव ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं, और जो प्रकाश की किरण की घटना पर आधारित होता है उसको हम लोग रे ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। देखिए, अब आगे, तो ये था हम लोगों का कि ये वेव ऑप्टिक्स क्या है। वेव ऑप्टिक्स है, इट इज द स्टडी ऑफ द कंसेप्ट ऑफ वेव ऑफ लाइट। ये प्रकाश के तरंग की अवधारणा के बारे में अध्ययन करने बताता है। तो प्रकाश के किरण की अवधारणा का जो अध्ययन बताता है वो है रे ऑप्टिक्स, और प्रकाश के तरंग की घटना का जो अध्ययन करने बताता है वो है वेव ऑप्टिक्स। तो दो चीज समझ गए हैं। अब यहाँ पे हम लोग अगले नंबर पे चलते हैं। अब देखिए, अगला नंबर है हम लोगों का, ये है क्वांटम ऑप्टिक्स। तीसरा नंबर क्या है, क्वांटम ऑप्टिक्स। क्वांटम ऑप्टिक्स, देखिए क्वांटम जो शब्द है, ये क्वांटम जो शब्द है एक ऐसा शब्द है क्वांटम, जिसका आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, क्वांटम नंबर, है ना। तो उस सब, तो यहाँ पर क्वांटम, इसका सीधा जो डायरेक्ट जो हिंदी है वो
डायरेक्ट रूप में नहीं है, इसको हम लोग ऐसे करके ही लिख सकते हैं क्वांटम, इसको लिख सकते हैं क्वांटम प्रकाशिकी, को लिख सकते हैं हम लोग क्वांटम प्रकाशिकी। देखिए भाई, क्वांटम प्रकाशिकी क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ द क्वांटम नेचर ऑफ लाइट। इसका डेफिनेशन क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ क्वांटम नेचर ऑफ लाइट। ये क्या बताता है? प्रकाश के क्वांटम प्रकृति के बारे में वर्णन करता है। इसका हिंदी होगा यह प्रकाश के क्वांटम प्रकृति, यह प्रकाश के क्वांटम प्रकृति के बारे में अध्ययन करना बताता है। देखिए भाई, यह प्रकाश के क्वांटम प्रकृति के बारे में अध्ययन करना बताता है। इट इज द स्टडी ऑफ क्वांटम नेचर ऑफ लाइट। तो अब तीन चीज आ गया है आपके सामने। ऑप्टिक्स का तीन पार्ट आ चुका है। पहला रे ऑप्टिक्स, जो कि प्रकाश के किरण के कंसेप्ट के बारे में अध्ययन करने सिखाता है। दूसरा वेव ऑप्टिक्स, जो प्रकाश के तरंग के कंसेप्ट के अध्ययन करने के बारे में सिखाता है। और तीसरा क्वांटम ऑप्टिक्स, जो प्रकाश के क्वांटम प्रकृति के बारे में अध्ययन करने के लिए सिखाता है। अब देखिए इसमें क्या है। इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे पता चलता है हम लोगों को कि ये एक मेटल का प्लेट है। यहाँ ये फिगर बना हुआ है। तो डिजिटल फिगर तो केवल ज़्यादातर समझने के लिए होगा। जो फिगर हम बनाएंगे उसी फिगर को आपको कॉपी में नोट करना है, क्योंकि डिजिटल फिगर कुछ ऐसे होते हैं जो कि हो सकता है कि विजिबल ना भी हो, लेकिन समझने के लिए आपको उसमें काम करना है। तो यहाँ पे गौर करना है, ये एक मेटल का प्लेट है, ध्यान देना है। ये मेटल का प्लेट है और मेटल प्लेट जैसे ही यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन। हर मेटल के अंदर, आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं, पता होगा कि प्रत्येक मेटल के अंदर, यानी मेटल के अंदर बहुत सारा स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन उसको कहते हैं इंग्लिश में। वो फ्री इलेक्ट्रॉन हमेशा उसके अंदर चलते रहता है और वो चलते 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 बाहर भी निकलता है। लेकिन वो वहाँ जैसे बाहर निकलता है वहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर जाता है और वो अट्रैक्शन फोर्स से इलेक्ट्रॉन फिर नीचे खिंचा जाता है। इसका मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने आप नहीं निकल सकता। इस पर जैसे ही अब हम लोग लाइट को डालते हैं, तो लाइट को इसके ऊपर जैसे ही डालते हैं तो यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर था, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये बाहर निकलना शुरू हो जाता है। और ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना शुरू हो जाता है, इसे हम लोग इलेक्ट्रॉन इमिशन कहते हैं। इट इज़ द, यह हो गया अब आपका एग्जाम्पल। इसका ये एग्जाम्पल हो गया। एग्जाम्पल यहाँ पर हम आपको दे दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं एग्जाम्पल। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। और ए नंबर ये हो गया इलेक्ट्रॉन इमिशन। ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन इमिशन। इलेक्ट्रॉन इमिशन का हिंदी होता है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। यह हो गया इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। यह हो गया इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। तो जैसे धातु पर ये प्रकाश पड़ा, लाइट पड़ा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है निकलना शुरू हो गया। इसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहते हैं। और ये कहाँ पढ़ेंगे? क्वांटम ऑप्टिक्स में। इसको हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? क्वांटम ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। तो क्वांटम ऑप्टिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रकाश के उस सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे, प्रकाश के उस घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे जो कि बताता है कि प्रकाश में क्वांटम प्रकृति भी पाया जाता है। तो अब एक और एग्जाम्पल आपको देते हैं। बी नंबर यहीं पे दे रहे हैं। बी नंबर देखिए, बी नंबर जो है यहाँ पर इस जगह, यदि हम लोग देखें, यहाँ से गौर करें, इस जगह ये एक जो है टारगेट है, इलेक्ट्रॉन है, और इस पर ये इलेक्ट्रॉन है और इस पर एक हैवी अल्फा पार्टिकल इस पर प्रहार कराया जाता है। ये है अल्फा पार्टिकल, ये है अल्फा पार्टिकल और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे इस पर प्रहार कराया जाएगा अल्फा पार्टिकल का, तो यहाँ पर
इसमें रेडिएशन होगा और रेडिएशन के द्वारा इसमें दो चीज़ें निकलेंगी। इसमें जो निकलेंगी, एक निकल जाएगा इसमें इस तरह से और एक निकल जाएगा वेव, यानी एक वेव निकल जाएगा और एक पार्टिकल निकल जाएगा। तो यहाँ पर इसमें जो है दो चीज़ें निकल जाती हैं, ये हो जाएगा पार्टिकल पार्टिकल और ये क्या हो जाएगा, वेव। इसके बारे में एक वैज्ञानिक थे क्रॉम्पटन। लाइन कट गया है, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। तब तक कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन का जवाब दीजिए। चलिए, क्वेश्चन का कुछ पूछ रहे हैं, क्वेश्चन का जवाब दीजिए, बताइए। क्वेश्चन है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग का ही पूछ रहे हैं, क्योंकि पीछे तो आज तो ये क्लास शुरू ही हुआ है, तो विद्युत चुम्बकीय तरंग का पूछ रहे हैं। सबसे कम फ्रीक्वेंसी किस विद्युत चुम्बकीय तरंग का होता है? विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज लोएस्ट फ्रीक्वेंसी? सबसे कम फ्रीक्वेंसी किस विद्युत चुम्बकीय तरंग का होता है? तब तक लाइन आएगा, उसके बाद बताएंगे। चलिए बताइए, किस विद्युत चुम्बकीय तरंग का फ्रीक्वेंसी सबसे कम है? किस विद्युत चुम्बकीय तरंग का फ्रीक्वेंसी सबसे कम है? विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज लोएस्ट फ्रीक्वेंसी? सबसे कम फ्रीक्वेंसी किस विद्युत चुम्बकीय तरंग का है? तो सही जवाब है इसका रेडियो वेव। रेडियो वेव जो भी जवाब दिए हैं, वैष्णवी, तांती, प्रियंका कुमारी, गोलू कुमार, सनोज कुमार, अ, वर्षा रंजन, आप सबका सही जवाब है संतोष कुमार। तो रेडियो वेव होगा, सबसे कम फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव का होता है, सबसे कम फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव का होता है। चलिए आगे बताइए, कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंग है वो वाला लाइट, कौन से विद्युत चुम्बकीय तरंग है जिसका जिसका पेनिट्रेटिंग पावर, भेदन क्षमता सबसे ज्यादा है? कौन से विद्युत चुम्बकीय तरंग है जिसका भेदन क्षमता सबसे ज्यादा है? कौन से विद्युत चुम्बकीय तरंग है जिसका भेदन क्षमता सबसे ज्यादा है, पेनिट्रेटिंग पावर किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ज्यादा है? किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा है? हम्म रमेश कुमार, मयंक राज, राज सिंह, रोहित कुमार, आप सबका सही जवाब है। तो भेदन क्षमता सबसे ज्यादा होता है गामा वेव का, और फ्रीक्वेंसी सबसे कम होता है किसका, रेडियो वेव का। तो दो क्वेश्चन अभी हम पूछे थे, दोनों का जवाब आप सब सही सही दिए हैं, थैंक यू। दोनों क्वेश्चन का जवाब दे दिए हम लोग। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और आगे चलते हैं। तो आज जो हम लोग ऑप्टिक्स स्टार्ट किए हैं, ये ऑप्टिक्स भी बहुत इंटरेस्टिंग है, एक एक चीज़ें इसकी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो यह आज का पहला पॉइंट था कि ज्ञान की खोज के लिए सीवी रमन वैज्ञानिक ने जो है सरकारी नौकरी को छोड़ दी। और आगे है, यहाँ पर सीवी रमन से बारे में बहुत सारी बातें बताए थे। आगे है ऑप्टिक्स किसे कहा जाता है, इसके बारे में। इसके बाद है कि रे ऑप्टिक्स क्या है, इसके बारे में। इसके बाद है वेव ऑप्टिक्स किसे कहा जाता है, और इसके बाद है कि क्वांटम ऑप्टिक्स किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर दो चीज़ें हम लोगों को देखनी थी, इस बारे में हम लोग को समझना है। इसका फिगर एक हम बना दे रहे हैं, इसका फिगर तो अभी पीछे बना ही दिए थे, इसका फिगर बना दे रहे हैं। देखिए ऐसे फिगर बनाना है। यहाँ पर जो है एक ये इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर जो है ये एक अल्फा पार्टिकल है, ये पॉजिटिव होता है, ये अल्फा पार्टिकल है, इट इज अल्फा पार्टिकल। और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ये जब इसमें टकराया, इससे ये जब इसमें टकराया
तो यहाँ पर आगे जा कर के ये जो है इस तरह से हो गया और इधर जो है वेव जनरेट हो गया, इधर जो है पार्टिकल आ गया और इधर जो है वेव आ गया। तो यहाँ पर ये जो है इस तरफ पार्टिकल आ गया और इधर क्या आ गया, वेव। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पार्टिकल और इसमें वेव दोनों चीज उत्पन्न हो गया। इसका मतलब है इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये क्रॉम्पटन इफेक्ट है, इट इज क्रॉम्पटन इफेक्ट। ये एग्जाम्पल नंबर बी है। इसे हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, इसे हम लोग पढ़ेंगे क्वांटम ऑप्टिक्स में। तो क्रॉम्पटन इफेक्ट है, इसे हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, क्वांटम ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। तो क्वांटम ऑप्टिक्स कैसा पार्ट है, इसका हिंदी हुआ क्रॉम्पटन इफेक्ट। वैज्ञानिक का नाम है क्रॉम्पटन। क्रॉम्पटन का प्रभाव, क्रॉम्पटन का प्रभाव। देखिए भाई, तो ये हुआ क्रॉम्पटन इफेक्ट, क्रॉम्पटन का प्रभाव। तो गौर कीजिए, अभी तक हम लोग 3 प्रकार का ऑप्टिक्स पढ़े हैं। कौन कौन पढ़े हैं, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स और क्वांटम ऑप्टिक्स। 3 प्रकार का ऑप्टिक्स पढ़े हैं। अब हम लोग को चलना है इसका अगला नंबर पर। फिगर सबका बन गया है ना, फिगर फिगर सब कोई बना लेना है तेजी से। तो 3 प्रकार का ऑप्टिक्स पढ़े हैं हम लोग। हम्म चलिए भाई बताइए, प्रकाश के किरण से संबंधित घटनाओं का अध्ययन हम लोग कहाँ करते हैं, प्रकाश की किरण से संबंधित घटनाओं का अध्ययन कहाँ करते हैं, रे ऑप्टिक्स में। अच्छा बताइए, हम लोग प्रकाश के व्यतिकरण के बारे में कहाँ पढ़ते हैं, प्रकाश के व्यतिकरण के बारे में कब पढ़ते हैं, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, क्वांटम ऑप्टिक्स, नन ऑफ दिस। क्या होगा, हम्म चलिए सही जवाब आ रहा है, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू, सही जवाब आ रहा है। हम्म अवधेश कुमार, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ना जरूरी है ऑप्टिक्स पढ़ने से पहले, इसीलिए हम ऑप्टिक्स के पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ा दिए हैं। 10-15 दिन क्लास चला। चलिए थैंक यू, बहुत बहुत अच्छा आप लोग जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छी जवाब दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ, जवाब अगर स्टूडेंट क्लास में देता है इससे पता चलता है कि आप पढ़ाई के प्रति गंभीर हैं और कुछ सीखना की इच्छा रखते हैं। चलिए आगे अब बढ़ते हैं हम लोग। 3 प्रकार का ऑप्टिक्स हो गया है, चौथा नंबर है, चौथे टाइप का ऑप्टिक्स है और चौथे टाइप का ऑप्टिक्स है, इसका नाम है फिजियोलॉजिकल ऑप्टिक्स। इसका नाम है फिजियोलॉजिकल ऑप्टिक्स। देखिए भाई, फिजियोलॉजिकल ऑप्टिक्स मतलब इसको हम लोग कह सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक प्रकाशिकी, इसको हम लोग कहते हैं मनोवैज्ञानिक प्रकाशिकी। तो देखिए भाई, तो यहाँ पर हम लोग इसको कह सकते हैं मनोवैज्ञानिक प्रकाशिकी। देखिए भाई, ये अज्ञों है मनोवैज्ञानिक प्रकाशिकी। तो देखिए, ये है फिजियोलॉजिकल ऑप्टिक्स। इसमें है, इट डील्स विद द मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन आई एंड द नेचर ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट। इट डील्स विद द मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन आई एंड द नेचर ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट। इसका मतलब हुआ, यह यह मानव नेत्र, यह मानव नेत्र और और प्रकाश के प्रकाश, यह मानव नेत्र और प्रकाश के सामंजन के बारे में वर्णन करता है, वर्णन करता है। देखिए भाई, फिजियोलॉजिकल ऑप्टिक्स, तो फिजियोलॉजिकल ऑप्टिक्स क्या है, जैसे ये देखिए आँख है, इस फिगर को बनाना नहीं है लेकिन समझना है। ये आँख है और ये
आँख में लेंस लगा रहे हैं, जैसे हम क्या किए हैं, यहाँ पे चश्मा पहने हैं। अगर हम इस चश्मा को उतारेंगे तो क्या होगा? हो सकता है कि हमें छोटा अक्षर जो है नहीं दिखाई पड़ेगा, या हो सकता है बहुत दूर का आदमी को हम पहचान ना पाएँ। तो चश्मा आदमी कब पहनता है? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता, बहुत तरह का दृष्टि दोष होता है। जिसको डिफेक्ट ऑफ विजन होता है उन्हें चश्मा पहनना पड़ता है। ज़्यादातर स्टूडेंट या पढ़ाई लिखाई वाले आदमी को क्या होता है? हाइपरमेट्रोपिया का प्रॉब्लम होता है। उसको छोटा अक्षर किताब हमेशा देखना पड़ता है। आप सब भी स्टूडेंट को अभी आपने देखा होगा कि ऑनलाइन क्लास में बहुतों का आँख खराब हुआ। कारण क्या हुआ? कि वो मोबाइल से जो रेडिएशन होता है आँख पर, हमेशा उससे आँख पर जो रेटिना है उस पर असर पड़ता है, और उसके कारण जो है आँख पर इफेक्ट पड़ने से वो चश्मा लग जाता है। इसलिए चश्मा पहनना पड़ता है। तो देखिए, तो यहाँ पर ये जो है ये कंटैक्ट ग्लास कहते हैं। इसमें फ्रेम त्रेम नहीं है, इसमें केवल ग्लास है। इसको आँख पे बैठा दिया जाता है। इसमें फ्रेम त्रेम की ज़रूरत नहीं, इसको आँख पे बैठा दिया जाएगा। और इस तरह की चीज़ें हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? ऑप्टिक्स में। कौन से ऑप्टिक्स में? फिजिकोलॉजिकल ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इस फिगर को देखिए, ये एक ऑब्जेक्ट है और ये मनुष्य का आँख है। ये आँख है, ये जो है मनुष्य का क्या है? आँख है, आई है। इस फिगर को बनाना नहीं है, बस समझने की जरूरत है। ये मनुष्य का आँख है, यहाँ पे लेंस है, ये लाइट आया, यहाँ पे रेटिना पे इमेज बना, और ये आदमी अब देख पा रहा है। हो सकता है कि जो फिगर था वो अगर नहीं देख पा रहा था तो लेंस लगाने से देख लिया। तो देखने की जो क्षमता आ रहा है आँख में, वो हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? ऑप्टिक्स में। ऑप्टिक्स में कहाँ पढ़ते हैं? फिजियोलॉजिकल ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। आगे देखिए इस फिगर को, यहाँ पर जो फिगर दिखाया गया है यहाँ भी एक लेंस ही है। और इस लेंस में हम लोग जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे लाइट आया, यहाँ रेटिना पे इमेज बन गया। जब इमेज बन गया तो इमेज किसके कारण बना? लाइट के कारण। लाइट नहीं रहेगा, पूरा अंधेरा छा जाएगा। देख पाएंगे हम लोग? नहीं देख पाएंगे। इसका मतलब देख पाना संभव हो रहा है लाइट के कारण। और ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं कहाँ? ऑप्टिक्स में। उस पार्ट का क्या नाम है? फिजिकोलॉजिकल ऑप्टिक्स। तो देखिए इसका जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल एग्जाम्पल जो है ऑप्टिकल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे कि मान लीजिए ए नंबर में ह्यूमन आई है, ह्यूमन आई है। बी नंबर में सिंपल माइक्रोस्कोप है, सिंपल माइक्रोस्कोप है। इसमें सिंपल या कंपाउंड केबल माइक्रोस्कोप भी लिख सकते हैं। ऐसे करते हैं, केबल माइक्रोस्कोप ही यहाँ पे लिखते हैं। केबल माइक्रोस्कोप लिखिए, क्योंकि माइक्रोस्कोप का टाइप का भी जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, टेलीस्कोप, लेंस इसमें लगता है। ई नंबर कैमरा होता है। ये सब हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो पढ़ते हैं ये फिजिकोलॉजिकल ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। और फिजिक्स का एक ऐसा पार्ट जो कि हमें इस सारी चीज़ों के बारे में पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए सिखाता है। फिजिक्स के इसी पार्ट को हम लोग फिजियोलॉजिकल ऑप्टिक्स कहते हैं, मनोवैज्ञानिक प्रकाशिकी कहते हैं। तो चलिए, तो ऑप्टिक्स हम लोग चलिए अब मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया सब आगे आएगा, चिंता नहीं कीजिए आप सभी। सारा चीज़ आएगा, एक एक चीज़ बताया जाएगा। अभी आगे चैप्टर आएगा ना, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट चैप्टर। उस चैप्टर में मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया सब आएगा। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट सब सब टोटल चीज़ आएगा, उसके लिए चिंता नहीं करना है। चलिए देखिए, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हो गया आपको पार्ट ऑफ ऑप्टिक्स। अब आगे देखिए, आगे यहाँ पर स्टार्ट होता है अब लाइट। लाइट क्या है? व्हाट इज लाइट? देखिए भाई, ऑप्टिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं? प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं। पूरे ऑप्टिक्स में क्या पढ़ेंगे? प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। जब पूरे ऑप्टिक्स हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे तो फिर ये जानना जरूरी है कि आखिर प्रकाश क्या है? व्हाट इज लाइट? तो देखिए लाइट क्या है। अब लाइट क्या है इसके बारे में हम लोगों को समझना है। द विजिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम।
द विजिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इट कंसिस्ट ऑफ द वेरियस कलर्स ऑफ वेवलेंथ ranging from about 400 नैनोमीटर टू 760 नैनोमीटर। देखिए भाई, वेवलेंथ में आपको एनसीईआरटी बुक में कुछ होगा, किसी और बुक में कुछ डिफर भी करता है। इसके लिए इस पर नहीं जाना है, इसका मतलब नहीं ये नहीं है कि वो रॉन्ग है, वो वेरिएबल रेंज होता है और उस तरह से लिया जाता है। तो देखिए, इसका पहले हिंदी हम आपको लिख देते हैं। विद्युत चुंबकीय विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का दृश्य भाग जिसमें विभिन्न रंगों का तरंगदैर्घ्य लगभग विभिन्न रंगों का तरंगदैर्घ्य लगभग 400 नैनोमीटर टू 760 नैनोमीटर होता है। इसे ही प्रकाश कहा जाता है। इसे ही प्रकाश कहा जाता है। देखिए भाई, तो याद रखना है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का दृश्य भाग जिसमें विभिन्न रंगों का तरंगदैर्घ्य लगभग 400 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर होता है, इसे ही प्रकाश कहा जाता है। देखिए, अब गौर कीजिए, ये फिगर आपके सामने है और ये फिगर आपको याद होगा, विद्युत चुंबकीय तरंग पढ़ाते समय, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ाते समय ये फिगर बताए थे। उसमें 7 टाइप के विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में बताए थे। तो कहा गया कि विद्युत चुंबकीय तरंग पहले क्यों? तो पहले मैंने जवाब दिया था कि विद्युत चुंबकीय तरंग अगर हम नहीं पढ़ते हैं तो फिर हम इसको कैसे समझेंगे, ये भी तो इसी के अंदर है। इसीलिए हम पूरा इसको पढ़ा दिए हैं। इसके बाद अब आपको इसको पढ़ा रहे हैं, फिर बाद में इसको भी पढ़ाएंगे। तो पहले अब इसको हम पढ़ाने जा रहे हैं। यही जो चीज है, यही जो है यहाँ से यहाँ तक, यही क्या है? लाइट है। इसी को हम लोग लाइट कहते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि 450 तो कभी 60, थोड़ा थोड़ा में उसमें मतलब नहीं रखता है कि थोड़ा थोड़ा 10-5 का थोड़ा सा अंतर हो। इट इज़ नॉट द मैटर। यहाँ पे है 700, इस 60, यहाँ पर 700 ही दिया हुआ। आप कहेंगे वहाँ 760 लिखे हैं, यहाँ 400 लिखे हैं, यहाँ 450। वो रेंज थोड़ा वैरी करता है। ये भी एक डिजिटल डायग्राम है, ये भी एक स्पेसिफिक चीज़ों से लिया गया है, और ये भी है जो आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। तो इसमें अब बताइए, अब ये सही होगा कि ये सही होगा? तो हम दोनों सही मानते हैं। इस तरह की चीज़ें कुछ व्यक्ति ऐसा करते हैं, वो अपना स्वार्थ होता है उनका उसके पीछे। वो कहते हैं कि देखो यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, देखो ये गलती हो गया। कोई गलती नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं है, एकदम सब स्पेसिफिक है, कहीं कोई मिस्टेक नहीं है। ये मेरा नहीं है, ये भी मेरा नहीं है, सब वैज्ञानिकों के द्वारा स्पेसिफिक चीज़ें दी गई है, वो चीज़ें हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ से ये वैल्यू डिफर थोड़ा हो सकता है। अब आप कुछ जगह देखेंगे तो रहेगा 3900 एंगस्ट्रम से लेकर 7800 एंगस्ट्रम तक होता है। अब आप सोचेंगे कि सर ये कैसे हो रहा है, तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। प्रकाश का बहुत सारा स्रोत होता है। ये होता है, तारा होता है, कैंडल होता है, बल्ब होता है। 100 वाट का बल्ब है, 200 वाट का बल्ब है, 500 वाट का बल्ब है, ट्यूब लाइट है, हेलोजन लाइट है, बहुत सारा सोर्स है। तो सभी प्रकार का जो सोर्स है वो तो लाइट ही दे रहा है,
लेकिन सभी का वेवलेंथ बदल जाता है। तो वही चीज है, इसी तरह से होता है, इसीलिए वेवलेंथ जो है अलग अलग जगहों पे थोड़ा थोड़ा अंतर हो जाता है। इट इज नॉट द मैटर, बार बार कह रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना। ये इतना मतलब क्या हुआ, इसको हम लोग चाहें तो उन इतना 390 नैनोमीटर हो जाएगा, एंगस्ट्रम को हटाएंगे तो नैनोमीटर हो जाएगा, और यहाँ पर से हो जाएगा 780 नैनोमीटर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 760 दिया हुआ है, और यहाँ पर 400 दिया हुआ है, यहाँ कितना है जी 390, 390 के लगभग है 400, और 760 के लगभग है 780। तो वो चीज़ें आपको अपने माइंड से यूज करनी होगी, इसमें कोई भी रॉन्ग नहीं है, अपने आप में सभी सही है। तो अब गौर करना है, तो यहाँ पर प्रकाश क्या है, तो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का दृश्य भाग जिसमें विभिन्न रंगों का तरंगदैर्घ्य होता है, जो लगभग 400 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर होता है, इसे ही प्रकाश कहा जाता है। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश, इसी को प्रकाश कहते हैं। और ये आदमी केवल इसी को देख पाता है, इधर नहीं देख पाता, इधर भी नहीं देख पाता, न ऊपर देख पाया न नीचे, केवल इसी को देख पाया। और यही हम लोगों को पढ़ना है। और संजोग की बात है कि ये जो पूरा है, पूरा पूरा ये पूरा पढ़ने में जो है छोटा चैप्टर कर दिया है सिलेबस, इसी को पढ़ने में लंबा सिलेबस कर दिया सिलेबस। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे विद्युत चुम्बकीय तरंगों के बारे में अभी दुनिया के वैज्ञानिक उतना खोज ही नहीं कर पाया है, लाइट पर ही सबका ध्यान ज़्यादा गया है, इसलिए लाइट पर दुनिया के वैज्ञानिक ज़्यादा प्रयोग कर पाए हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा चीज़ें आया, परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का व्यतिकरण, ध्रुवीकरण, सब खोज हो गया है। इस सब चीज़ों में उतना नहीं हुआ, लेकिन हाँ, ये जो गुण प्रकाश में है वो गुण इसमें भी लगभग पाया जाता है, क्योंकि प्रकाश भी विद्युत चुम्बकीय है और ये सब भी क्या है, विद्युत चुम्बकीय। आपको पता ही होगा, सबका वेग भी आपस में क्या है, बराबर होता है। चलिए, क्लियर है सबका, आगे बढ़े, अगला पॉइंट लेते हैं। देखिए, ये प्रकाश यही प्रिज्म पर पड़ा और इस प्रकार से वर्ण विक्षेपण हो गया, एक फिगर आपको पीछे पढ़ा चुके हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। देखिए, प्रकाश में ये सारी बातें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सभी को नोट करना है, सबका हिंदी भी आपको बताएंगे। चलिए, इस सभी को नोट कीजिए, थोड़ा समय आज ज़्यादा हो सकता है, थोड़ा समय आज ज़्यादा हो सकता है, इसके लिए आप सभी को आज थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। देखिए भाई, गौर कीजिए, पहला नंबर है रिमेंबर पॉइंट्स, मतलब क्या हुआ, स्मरणीय बिंदु। रिमेंबर पॉइंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, स्मरणीय, स्मरणीय बिंदु, स्मरणीय बिंदु। रिमेंबर पॉइंट्स, स्मरणीय बिंदु याद रखते हैं, इसका मतलब है, देखिए भाई, पहला नंबर, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स सेंसेशन ऑफ हीट। पहले नंबर का हिंदी है, प्रकाश, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो जो देखने की अनुभूति प्रदान करता है, जो देखने की अनुभूति प्रदान करता है। देखिए भाई, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो देखने की अनुभूति प्रदान करता है। कैसे, देखिए, यहाँ पर एक अभी बल्ब जल रहा है, बल्ब को एनर्जी कहाँ से मिला, बल्ब जलने का एनर्जी उसको कहाँ से मिला, करंट से, इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एनर्जी है, पढ़ाए पीछे। तो इलेक्ट्रिसिटी बदल रहा है एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी किसमें, लाइट एनर्जी में। तो साफ है, लाइट क्या है, एनर्जी है। तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हमें देखने की अनुभूति प्रदान करता है। अगर हम लाइट बंद कर दें, आपको अभी समझाए थे, देखना संभव नहीं है, इसलिए प्रकाश ऊर्जा का वो रूप है जो हमें देखने की अनुभूति प्रदान करता है। क्लियर रहेगा। अगला नंबर 2, फर्स्ट नंबर हो गया। नंबर 2 देखिए, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन पाथ। नंबर 2, प्रकाश, प्रकाश सीधी
रेखा में गमन करता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। याद रखना है, प्रकाश हमेशा क्या होता है, सीधी रेखा में गमन करता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रकाश सीधी रेखा में क्यों गमन करता है, इसका जवाब यही होता है कि चूंकि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत कम है, इसलिए वो वाइब्रेट तो करता है लेकिन वो तरंगदैर्घ्य कम होने से सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है। आगे इसके बारे में और पॉइंट आएगा। आगे है तीसरा नंबर। तीसरा तीसरा है लाइट इज विजिबल वेव। प्रकाश एक दृश्य तरंग है, के बारे में आप पीछे से पढ़ते आ रहे हैं। प्रकाश एक दृश्य तरंग है। प्रकाश एक दृश्य तरंग है। नंबर फोर में है वेव लेंथ ऑफ लाइट 3900 एंगस्ट्रम टू 7800 एंगस्ट्रम या 400 टू 750 लगभग, अभी इसके बारे में बता चुके हैं। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य लैम्डा इक्वल टू लैम्डा इक्वल टू 400, लैम्डा इक्वल टू होगा 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर। नंबर फाइव एक मिनट। पहला नंबर हो गया लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन पाथ। 2 नंबर लाइट इज विजिबल वेव। 3 नंबर चौथा लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। यहाँ पे ये तो 5 हो गया ना, यहाँ पे 4 कर देते हैं। प्रकाश विद्युत, 4 नंबर का हिंदी है प्रकाश विद्युत चुंबकीय प्रकृति का होता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय प्रकृति का होता है। चलिए अब ये 5 हो गया। अब 6 नंबर प्रकाश विद्युत चुंबकीय प्रकृति का होता है। 760 यहाँ पे है 785, तो कोई बात नहीं, 5-10 रहता है। आगे है 6 में तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। प्रकाश का निर्वात में चाल, प्रकाश का निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। नंबर 7 है, देखिए भाई, नंबर 7 में है वाइट लाइट इज द combination of 7 color which is known as विबग्योर। श्वेत प्रकाश 7 रंगों के प्रकाश का मिश्रण है जो विबग्योर कहलाता है। इसका हिंदी क्या होता है, बैनी आह पिनाला। जो बैनी आह पिनाला जो बैनी आह पिनाला जो बैनी आह पिनाला कहलाता है। देखिए भाई, नंबर 7 हो गया। नंबर 8 फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, प्रकाश का आवृत्ति। 8 नंबर
8 नंबर इधर कर देते हैं। प्रकाश का आवृत्ति 8 नंबर, प्रकाश का आवृत्ति, प्रकाश का आवृत्ति 4 × 10⁻14 हर्ज से 8 × 10⁻14 हर्ज होता है। और नंबर 9, प्रकाश विद्युत प्रकाश अनुप्रस्थ प्रकृति का होता है। प्रकाश अनुप्रस्थ प्रकृति का होता है। चलिए भाई, ये था प्रकाश के लिए रिमेंबर पॉइंट, और इतने पॉइंट आपको याद रखना है। और ये 1 से लेकर के 9 नंबर तक प्रकाश के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये सभी पॉइंट प्रकाश के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप सभी को अच्छी तरह से याद कर लेना है आपको। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अगला पॉइंट है, देखिए नहीं लिख पाया, अब थोड़ा बाद में लिखना, समय बहुत बीत गया, प्लीज थोड़ा चलना पड़ेगा, बाद में लिख लेना। देखो अब यहाँ पे क्या है, सोर्स ऑफ लाइट। देखिए भाई, लाइट का सोर्स क्या क्या होता है, अभी लाइट के सोर्स के बारे में बोले थे। ये देखिए, ये जो है सूर्य है, ये सूर्य है, ये सन है, लाइट का सोर्स है ये सन। ये जो है क्या है, ये हो गया आपका सन। ये क्या हो गया, ये हो गया लाइटनिंग। ये क्या हो गया, लाइटनिंग। लाइटनिंग ठनका जो गिरता है, प्रकाश होता है। ये क्या हो गया, वही विद्युग्नि जो सितारा होता है, सितारा। और ये क्या हो गया, टॉर्च। टॉर्च भी लाइट का सोर्स है। ये क्या है, स्टार, ये भी लाइट का सोर्स है। और ये जो है यहाँ पर, ये जो है स्पार्क, स्पार्क हो रहा है, उसमें लाइट निकल रहा है। ये क्या है, कंप्यूटर। कंप्यूटर इज ऑल्सो द सोर्स ऑफ लाइट। ये क्या है, फायर, आग, ये भी लाइट का सोर्स है। ये क्या है, लैम्प। ये क्या है, लैम्प, ये भी लाइट का सोर्स है। ये क्या है, ये है आपका वही जो ऐसे, हाँ, क्या डले का रूप है, ये अलग अलग, हाँ हाँ हाँ, कलर चेंज करना पड़ेगा। ये है कैंडल, ये कैंडल आपका लाइट का सोर्स है। और ये क्या है जी, हाँ मोबाइल है, इट इज मोबाइल, स्मार्टफोन। तो ये सब क्या है, कैंडल, साइंस, नेचुरल, आर्टिफिशियल लाइट, ये सब लाइट का क्या है, सोर्स है, इट इज द सोर्स ऑफ लाइट। आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब आगे देखिए, अब यहाँ पे है सोर्स लाइट का कितने प्रकार का होता है, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ लाइट। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, देयर आर देयर आर 2 टाइप ऑफ सोर्स ऑफ लाइट। लाइट का सोर्स कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है, पहला पहला होता है नेचुरल लाइट। नेचुरल लाइट, नेचुरल लाइट में क्या क्या लेंगे, सन, एग्जाम्पल। नेचुरल लाइट में क्या क्या लेंगे, नेचुरल लाइट के एग्जाम्पल में आ जाएगा सन, स्टार, स्टार, फायर फ्लाई। हाँ, देखिए आप फिगर भी है। सूर्य क्या है, एक नेचुरल लाइट है, सूर्य नेचुरल लाइट है। स्टार क्या है, एक नेचुरल लाइट है। जो फायर फ्लाई, वो जो भुगजोगनी रात में देखे होंगे, जो उड़ता है, प्रकाश निकलता है, पता है ना, भुगजोगनी कहते हैं हम लोग गाँव समय। ये फायर फ्लाई, ये क्या है, ये भी नेचुरल लाइट देता है। ये सब नेचुरल लाइट देता है, लिखा गया। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ सोर्स ऑफ लाइट, पहला है नेचुरल लाइट, और दूसरा नंबर पर चलते हैं हम लोग। और दूसरा देखिए आर्टिफिशियल लाइट। तो दूसरा नंबर है यहाँ पर आर्टिफिशियल लाइट। आर्टिफिशियल लाइट, तो लाइट का सोर्स 2 प्रकार का हो गया। इसका अगर एग्जाम्पल देखते हैं, इसका एग्जाम्पल हो गया आपका बल्ब,
बल्ब हो गया, लैंप हो गया, है ना, माचिस हो गया, माचिस हो गया, कैंडल भी हो गया, कैंडल, etc। ये सब क्या है? आर्टिफिशियल लाइट है। तो हम लोग जो अपने से लाइट उत्पन्न करते हैं वो क्या है? आर्टिफिशियल। और जो प्रकृति में पहले से है वो क्या है? नेचुरल। तो लाइट का सोर्स कितने तरह का होता है? टू टाइप का होता है। एक होता है नेचुरल सोर्स जो हम लोग नहीं बना सकते, वो प्रकृति में है, और एक वो होता है जो हम लोग उत्पन्न करते हैं लाइट। ये सब क्या है? आर्टिफिशियल है। अब आगे है यहाँ पर। अब रे ऑफ लाइट किसे कहा जाता है? व्हाट इज रे ऑफ लाइट? तो देखिए भाई, आगे है रे ऑफ लाइट। आज का क्लास और 5 मिनट चलेगा, उसके बाद आज का टॉपिक पूरा हो जाएगा। देखिए आगे है रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट का मतलब हुआ प्रकाश का किरण, प्रकाश का किरण। तो यहाँ पर हो गया, अरे ये हो गया प्रकाश का किरण। प्रकाश का किरण क्या है हिंदी? द पाथ along which the light energy travel from a source to receiver। वह रास्ता, वह रास्ता, वह रास्ता जिस पर प्रकाश, प्रकाश स्रोत से निकल कर, स्रोत से निकलकर ग्राही, ग्राही तक, ग्राही तक पहुंचता है, उसे, उसे प्रकाश का, उसे प्रकाश का किरण कहते हैं। ये देखिए फिगर प्रकाश का किरण है। ये जो डिजिटल फिगर में दिखाया गया है ये क्या है? प्रकाश का किरण है। इसको हम यहाँ पर एक फिगर से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, तो वह प्रकाश का किरण, वह रास्ता जिस पर प्रकाश स्रोत से निकलकर ग्राही तक पहुंचता है, उसे प्रकाश का किरण कहते हैं। यहाँ पर ये एक कैंडल है। इट इज द कैंडल। ये कलर आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, इस पे ज़्यादा ब्लैक कलर ही विजिबल है। ये कैंडल है, और ये कैंडल जो है जल रहा है। ये कैंडल जल रहा है। ये कैंडल जो जल रहा है इससे क्या निकल रहा है? प्रकाश। ये प्रकाश निकलकर किसी बड़ी पर पड़ा, और ये कोई एक बड़ी है, और इस बड़ी पर ये प्रकाश पड़ा। ये बड़ी जो है, ये बड़ी जो है, ये बड़ी क्या हो गया? रिसीवर हो गया। ये क्या हो गया? रिसीवर हो गया। बडी इज द रिसीवर। और ये कैंडल जो है, कैंडल, ये कैंडल, ये कैंडल क्या हो गया? सोर्स हो गया। इट इज द सोर्स। ये कैंडल जो है ये क्या हो गया? सोर्स हो गया। तो कैंडल हो गया सोर्स, और बडी हो गया रिसीवर। ये प्रकाश यहाँ से निकलकर यहाँ तक पहुंचा, यही क्या है? प्रकाश का किरण कहलाता है। इसी को क्या कहते हैं? प्रकाश का किरण कहते हैं। तो ये सब फिगर तो केवल दिखा देना, मान लीजिए कि ऐसा समझ गए कि हाँ भाई ये सब किरण निकला, लेकिन अपना समझने के लिए कॉपी में कैसे बनाएंगे? परीक्षा में कैसे लिखेंगे? तो परीक्षा में ये वाला लिख देंगे क्या? नहीं लिख पाएंगे। कैसे लिखा जाएगा? संभव नहीं है। इसको ऐसे ही परीक्षा में लिखना पड़ेगा। इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों चीज मेन ध्यान देने की जरूरत है। तो यहाँ पर है रे, यही हुआ रे, जो कि प्रकाश का एक सीधा रास्ता है, जो कि सोर्स से निकलकर कहाँ जाता है? रिसीवर में जाता है। हो गया। आगे अगला नंबर, अगला नंबर है अब पेंसिल ऑफ लाइट। देखिए भाई, पेंसिल ऑफ लाइट, पेंसिल ऑफ लाइट को हम लोग कहते हैं यहाँ पर किरण पुंज। इसको क्या बोलते हैं? किरण पुंज बोलते हैं। पेंसिल ऑफ लाइट को हम लोग किरण पुंज बोलते हैं। ये किरण पुंज क्या है अब ये समझना है। इसको क्या कहेंगे? किरण पुंज। देखिए ये है किरण पुंज। किरण पुंज क्या है? गौर करना है। किरण पुंज किसे कहते हैं? किरण पुंज क्या है? देखिए भाई, एक ग्रुप ऑफ रेज
स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट, एक बिंदु से, एक बिंदु से निकलने, एक बिंदु से निकलने वाली किरणों की समूह, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। देखिए भाई, ये फिगर आप बना सकते हैं। यहाँ पर लाइट का ये क्या है, सोर्स है, इट इज़ द सोर्स ऑफ लाइट। ये लाइट का एक सोर्स है और यही है एस, मतलब ये सोर्स है, इट इज़ द सोर्स। और यहाँ से ये जो है लाइट निकल रहा है, ये लाइट निकलते जा रहा है, और ये लाइट जितना भी निकलते जा रहा है ये क्या है, किरण का समूह है। इसी किरणों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, पेंसिल ऑफ लाइट। तो यही है पेंसिल ऑफ लाइट, इट इज द पेंसिल ऑफ लाइट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेंसिल ऑफ लाइट बोलते हैं। तो याद रखना है, किरणों के समूह को क्या कहते हैं, पेंसिल ऑफ लाइट कहा जाता है। किरणों के समूह को पेंसिल ऑफ लाइट कहा जाता है। और याद रखना है, तो हो गया रे ऑफ लाइट, अभी पीछे पढ़े, और आगे है पेंसिल ऑफ लाइट। इसके बाद लास्ट पॉइंट है आज के क्लास का, आज की क्लास का लास्ट पॉइंट है, और ये है बीम ऑफ लाइट। देखिए भाई, लास्ट पॉइंट है आज का, ये है, इट इज़ द लास्ट पॉइंट टुडे, आज का ये अंतिम पॉइंट है, और ये है बीम ऑफ लाइट। देखिए बीम ऑफ लाइट क्या है, बीम ऑफ लाइट को हम लोग हिंदी में प्रकाश पुंज कहते हैं। बीम ऑफ लाइट का हिंदी है प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज। ये प्रकाश पुंज क्या है, एक कलेक्शन ऑफ एडजेसेंट रे विद द वेल डिफाइंड बाउंड्री, मतलब किरणों का, किरणों का वह समूह, किरणों का वह समूह जो जो एक जो एक निश्चित जो एक निश्चित दूरी तक गमन करता है, निश्चित दूरी तक गमन करता है, उसे उसे प्रकाश पुंज कहते हैं, उसे प्रकाश पुंज कहते हैं। देखिए भाई, यहाँ से लाइट निकला, यहाँ तक आया, ऊपर से निकला नीचे तक आया, यहीं तक रुक गया, तो यहाँ से चला, यहाँ से ये टॉर्च है, और यहाँ से यहाँ तक आके रुक गया, तो ये यहाँ से यहाँ रुक गया, तो ये क्या हुआ, बाउंड्री, इस बाउंड्री पे रह के रुक गया, ये क्या है, द बीम ऑफ लाइट, इट इज द बीम ऑफ लाइट। अब आप सोच रहे होंगे इसका फिगर कैसे बनाएंगे, फिगर यहाँ पे बना देते हैं सबको, देख लीजिए, ये है आपका, ऐसे करके बनाइए एक टॉर्च, है ना, ऐसे करके पहले टॉर्च बनाना है, टॉर्च बन गया, ऐसा करके कोई फिगर है, तो बनाना कैसा है, ऐसे यहाँ पर इस जगह स्विच लगाने का मन है तो लगा दी, और अंदर में बैटरी उटरी है, यहाँ पे अंदर से इधर से बंद है, और यहाँ पे ना एक बल्ब लगा हुआ है, इस जगह क्या लगा हुआ है, एक बल्ब लगा हुआ, इस बल्ब लगा हुआ है, थोड़ा सा बल्ब को सुधा बनाते हैं, यहाँ पर जो है ना बल्ब का लगा हुआ है, बल्ब है, स्विच दबाए, लाइट निकला, ये जो लाइट निकला इस तरह से चारों ओर लाइट ये फैल जाए, इस तरह से ढेर सारा पेंसिल ऑफ लाइट, इसमें ढेर सारा पेंसिल ऑफ लाइट होगा, वही क्या है, बीम ऑफ लाइट। ये हो गया आपका बीम ऑफ लाइट, यहाँ पर ये बीम ऑफ लाइट निकल रहा है एकदम पूरा गुच्छा, जो एक खास बाउंड्री तक ही आ रहा है, जो कहाँ तक आ रहा है, एक खास बाउंड्री तक आ रहा है,
और ये खास बाउंड्री तक जो आ रहा है यही है इसका, ये हुआ बाउंड्री, ये बाउंड्री तक आ रहा है और इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं बीम ऑफ लाइट। इट इज द बीम ऑफ लाइट, इसी को लाइट का बीम कहा जाता है। और ये क्या है, एक टॉर्च। तो ये एक टॉर्च है। तो ये था रे ऑफ लाइट किसे कहते हैं, पेंसिल ऑफ लाइट किसे कहते हैं और बीम ऑफ लाइट किसे कहते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पर ये सबका फिगर तो बन जाना चाहिए, ऐसा वाला फिगर ये भी बना सकते हैं, एक ही चीज़ है दोनों फिगर इसमें। तो आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे। आज सभी स्टूडेंट, आज थोड़ा आप लोग को ज़्यादा समय तक बैठना पड़ा, इसके लिए मुझे अफसोस है, लेकिन क्या कहें, करना तो पड़ेगा ही, समय तो बीतता जा रहा है, इसलिए थोड़ा देर तक तो कभी कभी ज़्यादा तक बैठना पड़ सकता है। तो इसके लिए घबराना नहीं है, मन शांत करके पढ़ते जाना है, लेकिन डेली बाय डेली अपना कॉपी अपडेट करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। रिजल्ट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जल्दी ही देने वाले हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले दिन। थैंक यू।